साथियों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज मैं कहूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में जोर की ढाणी में करण सिंह जी गांधीनगर गुजरात से पधारे हैं। आपका पूरा जीवन गाय इस सिस्टम को, गाय पालने वाले किसानों को, गाय पालने वाले गोपालकों को स्वावलंबी, गाय को स्वावलंबी नहीं, गाय को आत्मनिर्भर नहीं, ये तो नादानी है कहने वाले लोग, नादान लोग ऐसे। गोपालक, गौशाला और किसान अपने आप को स्वावलंबी कैसे बनाए, इस पे आपका अपना बहुत बड़ा अनुभव है, ज्ञान है, और उस ज्ञान को पूरे देश भर में आप फैलाने में लगे हुए हैं। तो उस सिस्टम को आज हम समझ करके, और आपकी क्या भावना है, आपके मन में प्रेरणा जो मिली, जो गाय माता ने इनको प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आप और हम सब क्या योगदान देंगे, ये जब वीडियो देखेंगे और आप कमेंट्स करेंगे तो ये जो आपकी तरफ से सुझाव आएंगे, आपकी तरफ से जो बातें आएंगी, वो इस सृष्टि में गाय को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। आपने अभी मेरे से पूछा था कि अब जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैंने आपसे अर्ज की इस देश दुनिया को मुक्तिदायिनी, जो मुक्ति देने वाली है, जो आगे के रास्ते खोलने वाली है, और मनुष्य नहीं प्राणी मात्र का कल्याण करने का जो रास्ता निकलता है वो गाय से होगा। अब जीवन की एक ही अभिलाषा है कि घर घर में गाय स्थापित हो, मनुष्य अंतिम छोर का बैठा व्यक्ति और अंतिम मनुष्य भी जो है, वो आखिरी जीव भी जो है, इस गाय के महत्व को समझ जाए, इस काम में जितनी आहुति लग सके, जितना समय लग सके, जितनी जो है उपयोगिता लग सके, जितना कुछ जो हमारे पास है जो है वो लग सके, यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। अब मैं करण सिंह साहब से निवेदन करूंगा, एक छोटा आपका परिचय दें और आप अपने कार्यों के उद्देश्यों के बारे में आपको सब लोगों को अवगत कराएं। जय गौ माता, जय गौ। बताइए। जय गौ माता। देशवासियों, मेरा नाम करण सिंह है। माता पिता का नाम देवी रेशम जी और पूज्य घासीराम जी, जिनको भगत जी के नाम से लोग प्यार से पुकारते थे, जो किसान भी थे। कुछ समय उन्होंने शिक्षक के रूप में भी काम किया और कुछ रेलवे में भी काम किया, और फिर भक्तिमय की धारा में चले गए। उनके आशीर्वाद से, उनके संस्कारों से पल पढ़ के बड़े हुए, और गौ माता से जो जुड़ाव जो मेरा है, या ये मैं कहूँ कि मेरा जो जन्म है, उसका एक वाकया तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान की भक्ति से जुड़ता है, क्योंकि हम 10 भाई बहन थे और मेरा नंबर 8वां है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं, लेकिन ये भी अपने आप में एक, क्योंकि जिस भी परिवार में जन्म मुझे मिला और वो नंबर आया, तो वो कृपा भी परमात्मा की रही। तो ये एक अलग पहलू हो गया। और साथ में जब मैं 8 साल की उम्र में था, तो मैंने नरसिंह मेहता जी का कथा सुना था सबसे पूर्व, जो हमारे पड़ोस में हुआ था। तो वहाँ से कृष्ण भगवान के प्रति एक अलग आस्था हो गया, क्योंकि जिसमें कहा था कि कृष्ण भगवान को नरसिंह मेहता जी ने कहा कि भाई ले जा तेरी गांठरली मोड़ो क्यों कर आयो, मतलब वो रूठ गए। मतलब भक्त कलयुग में भी भगवान को बुला के रूठ सकता है। तो ये वाला जो वो घटना कह दो, या ये कथा मेरे सामने आई, तो फिर मेरा भाव कि भगवान को ही प्राप्त करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ है। वहाँ से पलते गए, बढ़ते गए, कारोबार, खेती बाड़ी, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई और सर्विस के बाद में भी मन नहीं भरा, तो सर्विस से निकल कर बाहर आ गए। उसके 2 वाक़या रहे। एक वाक़या तो ये कि क्रिएटिव थे, बुद्धि थी, पढ़ने का शौक़ था, तो डिप्लोमा मैकेनिकल से था, लेकिन उससे मन नहीं भरा, तो लोक प्रशासन में ग्रेजुएशन करने का प्रयास किया, वो किया। उसके बाद में भी मन नहीं भरा, तो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में कॉरेस्पॉन्डेंस डिप्लोमा किया, और फिर भी मन नहीं भरा, तो नर्मदा जी की पैदल यात्रा के लिए निकले। वो पहली यात्रा कुछ ही किलोमीटर के बाद में बंद होगी, चूँकि सर्विस भी थी। तो फिर दोबारा पूरे बुलेट से पूरा भारत भ्रमण का आउटर लाइन गए। तो उस समय में आसाम में जो गण परिषद का कुछ वो चल रहा था, तो उपद्रव, तो वहाँ से मुझे रोक दिया गया, मैं वापस आ गया। फिर भी मन नहीं भरा, तो फिर 98 में दोबारा से बुलेट से गया।
फिर जब 2002 में जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता था वहाँ डिसइन्वेस्टमेंट की नीति आई, तो फिर सबसे कम उम्र का मतलब काफ़ी सारे लोगों ने स्वैच्छिक अवकाश लिया था नौकरी से। मैंने भी स्वैच्छिक अवकाश लिया। उस समय में 34 साल का था और 34 साल में चूँकि दाम्पत्य में आ चुका था, 2 बेटे थे और सारा भरा भरा परिवार था। लेकिन चूँकि वो निर्णय लिया गौ माता की कृपा से, क्योंकि प्रभु ने शायद आज सभी देशवासियों से इस रूप में मिलने का आशीर्वाद लेने का अवसर देना था, इसलिए वो वहाँ से वो घटना चालू हुई। फिर दूसरा एक वाक़या चालू होता है जीवन में कि जो भी सार संपत्ति जो भी उस समय मिला, 2002 में जब VRS लिया है, तो जो भी सार संपत्ति था वो उसका कुछ परिवार को दे दिया, कुछ दान दे दिया, जैसा भी हुआ। और लास्ट में 2003 में 31 बेटियों की एक ही मंडप पे शादी वाला कार्यक्रम किया और वहाँ से फिर भक्तिमय और कारोबारी चालू हुआ। फिर जब और भी सब कुछ होने के बाद में भी कारोबार किया जाए, क्या करें, तो फिर दोबारा से कलकत्ता से एनर्जी मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में जो PG कोर्स किया, जो भी छोड़ चुका था वो करने के बाद में फिर मैं रिसर्च के प्रोजेक्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे शामिल कर लिया, जिसमें वर्ल्ड बैंक से फंडेड था। 6 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से आया हुआ था और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक रिसर्च जो नेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर था वो उस प्रोजेक्ट था वैल्यू एडिशन ऑफ द एग्रो वेस्ट। जो एग्रो वेस्ट जो हम जला रहे थे, ये 2004 की बात बता रहा हूँ, में प्रोजेक्ट लिखा गया था, 5 में वो सैंक्शन हुआ, 6 में मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन डे 1 से ही मतलब उसकी थीम जब लिखी जा रही थी तभी से मैं उस सिस्टम में आ गया था प्रभु की कृपा से। तो उस विषय पे जाके फिर मेरा जो शोधकर्ता वाला मेरा जो ध्यान बन गया, क्योंकि 5 साल उसमें रहा और 300 जिलों का बेस लाइन सर्वे का कार्य मुझे क्योंकि मैं तो बिल्कुल फ्रेश था, वो कार्य दिया था, तो उसमें जितना कर पाया वो किया। और 2 प्लांट जब उनके डेमोस्ट्रेशन लगे, उस 2 प्लांट तक मैं डेमोस्ट्रेशन में साथ रहा। बाद में फिर मैं गुजरात में कारोबार करने लग गया। तो यहाँ पर मैंने जो ऊर्जा प्रबंधन के कार्य में शामिल रहा। तो ऊर्जा प्रबंधन में 2 प्रकार की ऑडिट या प्रबंधन होता है, या तो पावर या फ्यूल। तो मैं फ्यूल पे चला गया, क्योंकि पावर में बहुत सारे लोग आ चुके थे, तो फ्यूल में बहुत कम लोग थे। तो चूंकि सबसे मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो ग्लास इंडस्ट्री में, जो वहाँ पर 30,000 kg गैस डेली यूज होती थी। तो उस गैस को मैं जो एज पर थ्योरी जो है 20% तक बचाया जा सकता है, तो उनसे हमने परमिशन ली, ये किया। और वो ग्लास इंडस्ट्री, तो ग्लास इंडस्ट्री सबसे क्रिटिकल इंडस्ट्री है कि यदि एक बार भट्टी बंद हो जाए तो वो पूरी की पूरी भट्टी तोड़ना ही पड़ेगी, उसमें कोई चांस नहीं, क्योंकि सारा ग्लास ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा। तो वो एकदम चैलेंजिंग था। लेकिन चूँकि वो कार्य मिला, मैं उन कंपनी मालिकों को भी धन्यवाद देता हूँ आपके मार्फत कि उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और साथ में हम लोगों ने काम किया और हमने 16% तक गैस बचाने का कार्य हम संपन्न कर पाए। तो ये अपने आप में एक चमत्कार था। और उसमें फिर मैंने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है, उनके बच्चों को भी प्रोजेक्ट कराया कि ह्यूमन रिसोर्स भी इसमें तैयार हो कि ये भी कार्य किया जा सकता। तो वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी को साथ में जुड़ना और जब मैं जो मैकेनिकल से जॉब मैंने किया था तो भाखड़ा में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। बाद में मैं फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन में और बाद में नेशनल फर्टिलाइजर्स में। तो मेरा जो VRS है और नेशनल फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि वो यूरिया बनाते था। तो यूरिया से कहा जा रहा है, अभी भी कहा जा रहा है, पहले भी कहा जा रहा है, और जो सत्य भी है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स है। तो मैंने कहा कि मैं भारत की भूमि को केमिकलाइज करने में योगदान दे रहा हूँ। तो वहाँ से उस चिंगारी ने मेरे को प्रेरित किया कि मुझे ये कार्य नौकरी नहीं करना चाहिए। तो अब मैं जब गाय पे काम कर रहा हूँ, तो गाय मेरे जीवन में चूँकि 9 साल की उम्र में आ गई थी, तो देसी गाय सब लोग विदेशी ला रहे थे और मैं देसी गाय पे काम कर रहा था। तो इसमें एक घटना और भी है और वो हम सबको समझना चाहिए। बाकी सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा तभी आप जानेंगे, कि एक बार शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार भगवान विष्णु जी के पास जब पृथ्वी माता को जाना पड़ा, सब अत्याचार बढ़ रहे थे, तो वो गाय का रूप धारण करके गए। तो यहाँ मैं एक चिंतन विषय आप सबके समक्ष रख रहा हूँ कि पृथ्वी पर तो इतने 84 लाख योनि है। अब 84 लाख योनि में यदि पृथ्वी माता ने यदि गाय माता का रूप धारण किया तो उसमें कुछ तो विशेषता होगी। चिंतनी सोचनी विषय, नहीं तो किसी का भी रूप धारण कर लेते। राक्षसों को
से निपटना था तो कोई बड़ा रूप ऐसा धारण करते जो नरभक्षी हो या वो भक्षी हो, लेकिन उन्होंने गाय माता ही क्यों? तो गाय माता, इसका मतलब ये है कि गाय माता पर भगवान की विशेष कृपा थी और यदि उस रूप में जाऊंगी तो मेरी भाव को मान लिया जाएगा। तो इस वाले विषय ने मेरे को पूरा गाय माता के प्रति प्रेरित और एकदम निकट लाने का कार्य किया। ठीक है, शास्त्रों में जो उल्लेख है वो है, लेकिन चूंकि मेरे को ये वाला, अब जब ये बातें थी तो चूंकि मैं थोड़ा सा साइंस से पढ़ा लिखा था तो फिर भी मन नहीं भरा। जब मैं एनर्जी ऑडिट में आ गया तब मेरा मन नहीं भरा, तो फिर मैं नर्मदा जी की तरफ डाइवर्ट हुआ और पैदल यात्रा, जो कि शास्त्रों में कहा है कि नर्मदा जी की यात्रा करने से बहुत कुछ मिलता है, तो मैं वहाँ गया। लगभग मैं 2 बार मैंने 2 साइकिल मैंने किए हैं। एक बार अमरकंटक से होता हुआ वापस समुद्र से वापस अमरकंटक, एक बार समुद्र से अमरकंटक और अमरकंटक से समुद्र। तो वो 3.5 साल मेरे को वहाँ रहने का अवसर मिला और वहाँ से फिर मैंने कहा जो भी संत मुनि या जो भी आश्रम पढ़ते थे तो शास्त्र की सुनने का जिज्ञासु तो था ही, तो सुनने का, तो वहाँ से वेद के बारे में जो भी जानकारियाँ छोटी मोटी मिली उसको वेद, और फिर एक मन में विचार आ गया कि वेद इतना सर्वश्रेष्ठ है, इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट है और इतने उसमें सब कुछ चीज़ें हैं, तो ये विज्ञान क्यों? विज्ञान तो उसको कुछ नहीं उसके सामने। तो फिर चूंकि लेकिन लोग आज के समय में बिना विज्ञान के मानते नहीं, तो क्यों ना वेद और विज्ञान की कुछ चीज़ों को पर शोध किया जाए, दोनों को मिलाने पे। तो मैं नहीं कहता हूँ कि मैं मिला पाया, लेकिन मैंने एक प्रयास किया। उस अनुपम प्रयास से एक बायोगैस डाइजेस्टर का डिजाइन बन गया। क्योंकि एक बार मीटिंग थी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में, कि वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी थे सुकुमारन साहब, ऐसा मेरे को याद है, चूँकि पूर्ण नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसे साउथ के थे शायद वो। तो उनके साथ में मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब चीज़ें फेल क्यों होती हैं, बायोगैस जो इतने सारे संसार में मतलब भारत में लगाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा साहब ये एसी में पॉलिसी बनती, तो थोड़ा सा उनको वो मेरे वो शब्द अच्छे नहीं लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, यदि ऐसे है तो आप क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा मैं इसका सर्वे करके जानना चाहता हूँ कि ये बंद क्यों है। तो फिर वहाँ से भी मुझे एक आदेश, मौखिक आदेश मिला कि ठीक है आप देखो। तो मैंने लगभग 30,000 बायोगैस डाइजेस्टर पे मैं गया, जहाँ पे 4-5 हज़ार बायो डाइजेस्टर बंद मिले। तो उन बंद का कारण जानने पे एक वो अपने आप में एक डेटा आ गया था, तो उसके आधार पर फिर मैंने वो डिजाइन करता रहा मैं 6-7 साल में। आज ये है कि वो बायो डाइजेस्टर सब कुछ उसमें गल जाता है और उसमें ऐसा प्रावधान बनाया गया कि जिसके कारण कोई भी बिना घोले, बिना काटे, बिना मिक्सिंग किए हुए जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो डल सकता है। और वो जो डल जा सकता है फिर उसकी, क्योंकि 7-8 साल का मेरा सफ़र रहा है, तो बहुत सारे उसमें संशोधन करता गया, देखता गया। तो उसमें जो भी डालना है वो डाल दीजिए, वो गल जाएगा और लिक्विड आएगा। और वो लिक्विड हम एज ए ड्रिप में यूज़ कर सकते हैं, एज ए फवारे में यूज़ कर सकते हैं, या सिंचाई की क्यारियों में कर सकते हैं, तो वहाँ भी कर सकते हैं। पौधे को यदि हम मान लो उससे देते हैं, जग से या ड्रम से या दे, तो उसमें भी दे सकते हैं। इसमें बाहर भी मैंने को एक्सपोर्ट करने का भी अवसर मिला। और वहाँ चूँकि मैं बाहर अब्रॉड गया नहीं हूँ, लेकिन उनके द्वारा जो वीडियोस भेजे गए या फोटोग्राफ भेजे गए या चिट्ठी भेजी गई, उन चिट्ठियों में है कि इससे बहुत कुछ बेहतर रिजल्ट्स आए। तो ये जब वहाँ हो सकता है, वहाँ की रेतों में हो सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? अंत में मैं जो ये तो मेरा सफ़र था, अब मैं 2-3 जिज्ञासा देश के समक्ष रखता हूँ कि आज जैसे भाई साहब ने कहा, कान सिंह साहब ने, कि आर्थिक तो गाय पालने वाले को आत्मनिर्भर बनाना, तो उस विषय पर मेरा जो पूरे विश्व का लेके जो ध्येय बना, मेरा अंतिम ध्येय जो है जीवन का, उस पे ही मैं काम करना चाहता हूँ। और वो कैसे हो सकता है धरातल पर, कि जो ये डाइजेस्टर से निकला हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है, स्लरी जो है, जिसमें सारे जो भी आपके एग्रो वेस्ट है, फॉरेस्ट्री वेस्ट है, गो है, काऊ डंग है, किसी का भी गोबर है, किसी भी पशु का, वो सारा यदि हम डालते हैं और जो फर्टिलाइजर बनता है वो जैविक ही है। तो उस जैविक में जो जैविक कार्बन है, जो कि आज की समस्या है पूरे विश्व की, कि जैविक कार्बन की मात्रा प्रतिशत कम होता चला जा रहा है। अब वो जब यदि नहीं बढ़ेगा या वो जो और भी कम होगा, तो हमारा प्रोडक्शन साइकिल पूरा, जो पौधे का बढ़वार है या उत्पादन है, वो सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। वैज्ञानिक भी इस पे शोध कर रहे हैं, बोल रहे। लेकिन जहां हमने उस लिक्विड से कार्य किया, तो वो जो परसेंटेज था वो बढ़ता हुआ हमें मिला है।
और चूंकि एक अभी लेटेस्ट में हमने भीलवाड़ा की एक रिपोर्ट कराई थी जहाँ 1% तक वो कार्बन बढ़ा है, वो वहाँ की रिपोर्ट है, उस पर और भी जांचने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ के जो शासकीय लैब का रिपोर्ट है। तो जब उन्होंने कहा कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो 4, 5, 3, 0.3, 0.6 या 0.7 और 0.4 तक के आसपास आता है यहाँ का भीलवाड़ा, लेकिन ये एक कैसे आ रहा। तो हमने कहा, हमने उनको कुछ नहीं बोला, उनके ठीक है जो है वो है। तो इस पे भी यूनिवर्सिटीज़ और इनके साथ में काम कर रहा हूँ। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कान सिंह भाई साहब से के मार्फत मैं देश में जैविक कार्बन पर कार्य करना चाहता हूँ। और ये जो डाइजेस्टर जो बना, ये किसान के खेत पर किसान के खाद की फैक्ट्री, इसका कोई लागत, बहुत ज़्यादा बड़ा लागत नहीं है। और चूंकि खेती कर रहे हैं तो लागत तो लगा भी सकते हैं क्योंकि हम हर किसान यदि आज कम से कम 2 या 3 हज़ार का फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वापर रहा है, कोई सा भी छोटा बड़ा कैसा भी किसान हो, तो 3,000 यदि वो है तो उस रूप में यदि हम इसको 5 साल का यदि हम लागत लगा देते हैं, छोटा किसान की बात कर रहा हूँ, बड़े किसान तो उनको 1 ही साल में उसका निकल जाएगा पैसा। तो वो जो ऑर्गेनिक कार्बन है उस लिक्विड का व्यापार किया जा सकता है जिससे व्यक्ति खुद का अपना डाइजेस्टर लगा के अपना खाद बना ले, जैविक खेती कर ले। और चूंकि जो अभी जैविक खेती में जीवामृत और ये सब है तो उसमें सब में घोलना पड़ रहा है, तो फिर भले कितना भी करो, किसान के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, वो सारा कार्य सिस्टमेटिक करने में असुविधा होती है। तो उस असुविधा का इसमें निदान है, इसमें सिर्फ डालना ही, उसके बाद में बाहर लिक्विड आना ही है। तो कुछ नहीं करना, ना उसमें बेसन डालना, ना उसमें गोबर मतलब गुड़ डालना, ना उसको हिलाना है। तो उन प्रक्रियाओं से भी बचा जा सकता है जो कि आज के समय में वो ज़रूरी है। दूसरा, जब वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो हम खेत पे डाल रहे हैं, खेत पे डालने के बाद में हमारा खेती सुधर सकती है, तो और वो आसान है। तो और यदि इसका डाइजेस्टर लगा लिया जाए, यदि बड़े आपके पास में मार्केटिंग टीम खड़ी कर लिया है तो उसका अब्रॉड तक भी उसको बिक्री है। तो जो भी जिस रूप में भी छोटा डाइजेस्टर 2 क्यूबिक मीटर का लगाने से लगा के तो 20,000 क्यूबिक मीटर तक लगाने तक भी उसकी वाइबिलिटी 14 से 18 महीने में निकल जाती है। क्योंकि मैंने उसको फिर उसको जो डिज़ाइन है और उसको लगाना और उसको चलाना आसान तो हो ही गया, लेकिन उसकी कॉस्टिंग पे मैंने ध्यान दिया क्योंकि चूंकि मैं एनर्जी प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट से एज ए एनर्जी ऑडिटर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो चूंकि मैंने उसकी कॉस्टिंग पे सेविंग करी कि भाई इसकी बहुत बड़ी कॉस्टिंग हो जाएगी तो लोग नहीं अपनाएंगे, फिर दूर चले जाएंगे। क्योंकि मैं चूँकि बायो सीएनजी के प्रोजेक्ट से भी मैं 2011 से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें कंपनी इतना मोटा पैसा लेके जो दे रही है तो उनकी भी मैं कॉस्टिंग कम करने पर लगा हुआ कि वो कॉस्ट कैसे कम हो। और माननीय एनजीटी का जो ऑर्डर 2016 में दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन कम करने का आया था, उसके जो प्रोजेक्ट थे तो हरियाणा सरकार का भी मेरे पास में है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी प्रोजेक्ट मुझे मिला हुआ है। लेकिन हमने उसको अभी धरातल पे लाने में थोड़े कुछ कानूनी प्रक्रिया और ये जो है उनसे गुजर रहे हैं और वो भी आगे भविष्य में, निकट भविष्य में। मुझे इसमें 2 बातें आपसे निवेदन करनी जी। पहले तो जो आपने गाय का जो पृथ्वी रूप धरा वो बताया, उसका मैं आपको वैज्ञानिक तरीका बताता हूँ जी। कि जल पानी नीर एक है, वैसे धरती गाय प्रकृति तीनों एक है। जी। गाय धरती का ही स्वरूप है, जी। अलग नहीं है, नहीं है, जी। दिखती अलग है। जी। तीनों को समझे बिना न खेती समझ में आए न इंसानियत समझ में आए। जी। तो गाय धरती प्रकृति तीनों एक है, पूरे देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी और ये समझाने का काम ही ज्योति रानी आज तो देश के लोगों को कर रहा है। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आजकल एक धारणाएं एक लोगों में आम चर्चा चल रही है कि जिन खेतों में कार्बन क्रेडिट बढ़ती है उनको कंपनियां भी कुछ देती हैं। तो क्या ऐसा सिस्टम से आप वाकिफ हैं? ऐसे लोग आपके संबंध और संपर्क में हैं कि अपने आपके इस प्रोजेक्ट से लोगों के कार्बन बढ़ेंगे तो वो जो कंपनियां जो हैं वो उनको कुछ लाभ देंगी? जी, मैं चूंकि जिस दिन आपसे मुलाकात हुआ था और चूंकि इस विषय पे कार्य कर रहा हूँ तो काफी लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन जब मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर जब आपसे मुलाकात हुई तो मैं एक नए रूप में इंस्पायर हुआ और आज यहाँ आप तक पहुँचने का वही इंस्पायरनेस ही मुझे यहाँ तक खींच के लाया कि क्यों ना हम, कान सिंह भाई साहब मैं आपसे करबद्ध विनती कर रहा हूँ देश के लिए नहीं विश्व के लिए, क्योंकि भोजन की समस्या होने वाली है, ठीक है, तो क्यों ना हम
इसको यदि हम सेवा कार्य में करेंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कमर्शियल रूप में यदि करेंगे, आत्मनिर्भर होकर के लोगों को हम ये दिखाएंगे हम कमा रहे हैं, तो लोग या तो कहेंगे कि मैं कान सिंह साहब का मित्र हूँ। साहब सिखाइए, एक तो इस विषय से विकास होगा और एक दूसरे विषय से विकास होगा। कान सिंह जी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बहुत सुंदर बात। तो दोनों ही एक्टिविटी में विकास होगा। बिल्कुल। तो मैं आपसे दोबारा विनती करता हूँ कि हम आज ही एक ढांचा बनाएंगे, कमर्शियल ढांचा, जिसका मैं काफी सारा सोच के आया हूँ, होमवर्क करके आया हूँ, चर्चा करेंगे और हम एक पॉजिटिव रूप में एक नया कंपनी खड़ा कर रहे हैं, जोर की ढाणी। यदि मान लो आप मुझे, जो मैंने अभी जब मैं नहा रहा था तब मैं सोच रहा था, वही बात मैं उसका नाम भी मैं रख देता हूँ, जोर, है ना, जोर, कृषक, समझ एंड सॉल्यूशन जोन। अब इसका ठीक है, जोर मतलब हमारे ऊपर जबरदस्ती की गई, बाहर की पॉलिसी लादने का लाल टाई वालों ने, ठीक है, ऑर्गेनाइज टाइप से, बस जोर जो बना है ना, तो JOR, तो जोर जबरदस्ती करी गई, ऑर्गेनाइज टाइप थी, है ना, और उसको मिटाया जा सकता है। शब्द थोड़ा अंग्रेजी कट रहा है, रेलिवेशन मतलब यानी कि एक क्रांति लाके, तो वो तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया जोर का, कि भाई हमने हमारे ऊपर जो अत्याचार किया गया था खेती के लिए करवाने के लिए, नील की खेती क्या थी, जबरदस्ती थी। तो सोयाबीन क्या है, सोयाबीन भी जबरदस्ती था, उनको फाइडर यूज करना था, तेल के लिए नहीं था वो, उनको हाँ वो समायोजन करना था उनको, सोयाबीन का वो जो DOC चाहिए था खिलाने के लिए। तो उस वाला विषय पे अब उसको समझो, कृषक भाई, कृषक से विनती कर रहे, कृषक भाई समझो, समझोगे तो करूंगा, मैं समझा तो थोड़ा सा समझ में आई, तो यहाँ तक आप तक चल के आया। और फिर हो गया सॉल्यूशन, अब चलो ये भी हो गया, अब यदि समझ भी गए तो अब क्या, तो सॉल्यूशन, और पूरा सॉल्यूशन का जोन बनाए, एक जोन बनाए, और वो जोन छोटे छोटे जोन में पूरे देश में फैल जाए, है ना। और वो कमर्शियल कंपनी है, वो उसमें जो भी जुड़ेगा, जो अपने जुड़ेगा अपना पैसा लेगा, ठीक है, हम पैसा जो होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारी बात आप भी समझते, मैं भी समझता, देश भी समझता। तो उस रूप में अब मैं वापस में मूल्य विषय पे आ जाता हूँ, आपने जो बहुत अच्छा होता है कि जो हमारा 1 रुपये लीटर से लगा के 64 रुपये लीटर तक मैंने बेचा है उस लिक्विड को, तो उसको और एनरिच किया जा सकता है, जरूर नहीं कि मेरे पे खत्म। जी, मिनिमम जी कितना पशु इस काम को करने वाले व्यक्ति के पास आपकी दृष्टि में होने चाहिए? नहीं, उसमें बहुत सुंदर प्रश्न है, और सबको जो मेरा जो अनुभव है, जो मैं है वो मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें पशु ऐसा नहीं होगा, इतना होगा तभी वो, एक पशु वाले के लिए भी वो सफिशिएंट है, एक बकरी है तो भी सफिशिएंट है। ओके भाई, बकरी से छोटा तो कोई जो प्राणी नहीं है कृषि में जो है ना, तो कृषि में जो है तो एक बकरी है तो भी, क्योंकि उसके पास में जो उसकी मिंगनी है, वो मिंगनी में भी बैक्टीरिया है ना। अब वो जो बैक्टीरिया वो है, अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल बैक्टीरिया ही काम कर रहा है, वो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। अब उन बैक्टीरियाओं को हमने एक होम दे दिया, घर दे दिया, कि जिसमें वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो सर्वाइव करे तो कर ही लेगा। मतलब आपकी दृष्टि में किसान के पास में किसी तरह का भी पशुधन हो, भेड़, बकरी, घोड़े, बैल और दूसरी भैंस, अमेरिकन गाय, कुछ भी हो, उन गाय का एक अलग महत्व, गाय की गुणवत्ता वो अलग है, बिल्कुल सच, वो क्वालिटी भी जो है किसान बाकी के जो स्वरूप की बाकी के जो स्वरूप के उनके पास पशुधन है जी, उनका भी आपके इस प्रोजेक्ट में पूरा योगदान हो सकता है। यस। अच्छा, दूसरा मैं एक कोई बहुत आपने बहुत अच्छा तथ्य रखा है, इसी तथ्य को थोड़ा सा मैं आपके शब्दों को आगे बढ़ाता हूँ कि जो मूल देसी गाय है, यदि उसका है तो क्वालिटी बेहतर होगा, नंबर 1। नंबर 2 में यदि आपके पास में कोई भी डंग का गोबर है किसी भी पशु का, तो उसके साथ में गोबर ही नहीं चाहिए। दोबारा सबसे बड़ा जो मेरा जो कार्य जो हुआ है उसमें ये नहीं कि गोबर ही नीड है, गोबर एक जामन है, ठीक है ना। अब जैसे आपने जामन करके वो डेवलप वेस्टेज जो सड़ सकता है, इवन चूंकि हमने तो लोग जला रहे हैं, जी, जैसे हमारे वेस्टेज वनस्पतियां जो हैं, उगने का भय होता है, जी, तो वो सब उसमें डालने के बाद उनका बीज का अंकुरण खत्म हो जाएगा, वो खत्म तो क्योंकि डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं उगेंगे। ये भी आप जितना भी हम जो लोग कचरा के नाम से दीवारों, 4 दीवारी से आसपास से जो खेत के जो वेस्टेज घास है उसको इकट्ठा करके जो हम जलाते हैं,
उससे भी एक बहुत बड़ा निदान मिलेगा जी और बहुत बड़ी खाद मिलेगी, जी इसका उपयोग हो जाएगा। जी। अभी इसी झाड़ी पे मैं थोड़ा सा एक अपना विचार जो अनुभव है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जो खरपतवार हैं जो हम उगा रहे हैं उसके लिए तो हमें बहुत प्रोटेक्शन करना पड़ता है, इनपुट्स डालने पड़ते हैं, और जो वीड साइज है जो भी है वो अपने आप में इतनी बड़ी हो जाती है। तो वहाँ हमारे पास में 3 चीज़ें मिलती है। एक तो ऑर्गेनिक कार्बन बड़ी हो रही है, तो ठीक है, नंबर ऑर्गेनिक कार्बन मिल रहा है जो हमारा मूल उद्देश्य है। दूसरा, उसमें वो बड़ी ज़्यादा होती है तो वो हरी रहती है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा है। तो जो नाइट्रोजन परसेंट जो बायोगैस की स्लरी में जो कम पड़ता है वो वहाँ से मिल जाएगा, तो आपको कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति भी मिलेगी, फास्फोरस भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, तो वो एक अपने आप में बेहतर है। दूसरा, मैं वही कह रहा था कि जो गोबर है वो जामन है, उसके बाद में कुछ भी डाल दो। इवन चूंकि मैंने इसको वैज्ञानिक तरीके से किया है तो हमने उसमें एनिमल बॉडी भी डाली है, जो सर्टिफिकेशन है ना उसमें एनिमल बॉडी भी हमने डाली, वो भी गल गई है। इवन जो गाय और भैंस का जो सींग है वो नहीं गलता, वो उसमें गला है। तो ये अपने आप में एक अलग ही चीज़ बन सकती है, क्योंकि अब सारा मिश्रण है तो सारे इनपुट्स हैं। अभी जो उसमें है, मान लो मेरी बॉडी में है या इस पत्ते में जो चीज़ है वो सारी चीज़ आगे ट्रांसफ़र होना है। और अंत में एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जो हम फसल कर रहे हैं, अभी जैसे ये फसल है तो ये पूरा पौधा है, तो हमने ये फल ही लिया, बाकी का जो इसको बढ़ने वर्धन करने के लिए वो जितने न्यूट्रिशन चाहिए वो तो इसमें है ना, तो वो अगले को मिलेगा। इसकी जो टहनियाँ कटाई होती है, पत्तों की जो होती है, उन पत्तों से दूसरी फसलों को लाभ मिलेगा। अब जैसे मान लो मैं अभी जैसे गेहूं देख रहे हैं या हम अरंडा देखते हैं, है ना, बहुत बड़ा हो जाता है और खाली फल ही लेते हैं इतना से, वो पूरा डंडा वो है, तो वो पौधा इतना बड़ा होगा तब तक उसको जो चीज चाहिए वो उस डंडे में तो है ना, वो आगे ट्रांसफर ऊर्जा स्थानांतरित होती है, इनपुट्स जो तत्व हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो भी उसमें हो रहा है। अब हमें यदि पौधे में पैदावार बढ़ाना है तो हमको इनपुट कितना अलग से भी यदि देना है, इनरिच भी करना है, तो सिर्फ फल के लिए क्या चाहिए, फल बनने के लिए क्या चाहिए उतना ही देना, बाकी तो पौधे बनने के लिए तो उसमें है ही। ठीक बात, कंप्लीट। जैसे दूध को सुपाच्य कहा जाता है, तो ये अपने आप में सुपाच्य। और जो लिक्विड फॉर्म में मैं ज़्यादातर क्यों कर रहा हूँ कि लिक्विड फॉर्म में ये, जैसा अभी यहाँ पे मैं खाद डालूंगा या गोबर भी डालूंगा, गोबर की बहुत सारे प्रोम भी डालूंगा, तो वो पानी डालूंगा, घुलेगी, रस बनेगा, तब इसके जड़ के वैक्यूम सेक्शन में आएगा, तब वो खींच पाएगा। अब ये पूरा ही डाइजेस्टर में लिक्विड बन गया, तो वो लिक्विड यहाँ गया और यहाँ जैसे जड़ के संपर्क में आया वो अपने आप वैक्यूम सेक्शन में खींच लेगा और पौधे को मिल जाएगा। तो मैं समस्त देशवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा अपना व्यक्ति से ही मानना है, जोड़ की ढाणी की ये धारणा है कि जो भी काम किसान से आप करवाना चाहते हैं, किसान से बताना चाहते हैं, उस काम को पहले खुद करो। तो करण सिंह साहब यहाँ पधारे हैं, हम इसी प्रोजेक्ट पे बात करेंगे, विचार करेंगे और काम करेंगे। और ये प्रोजेक्ट आपको शीघ्र ही, ईश्वर की कृपा, गाय माता का आशीर्वाद रहा तो जोड़ की ढाणी में स्थापित जो है देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और जब भी आप आके समझेंगे, इसके जो प्रैक्टिकल लाभ होंगे, इसके जो प्रायोगिक अनुभव होंगे, उस लाभ को हम देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरा भागीरथी प्रयास करेंगे। पहले भी गोबर गैस संबंधी और बहुत सारी वीडियो जब मेरे आए हैं तो पूरे देश ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, लाखों की संख्या में लोग जो है जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। तो आगे भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसमें हमें सुझाव भी देंगे, अपने प्रस्ताव भी देंगे और जो जिज्ञासु लोग हैं वो अपना नाम पता भी देंगे। जय गौ माता, जय गौ।